नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खबरें रफ्तार से भी होंगी और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं बुलेटिन में शामिल खबरों की झलकियों पर। भगवान भोले की नगरी में गूंजा मोदी मोदी। जी हां, देर रात सड़कों पर निकले पीएम, खुशी से झूम उठे लोग। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बाबा के दर पर पहुंचने लगे बीजेपी शासित सूबों के सीएम। उत्तराखंड के सीएम ने लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। करीना कपूर के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद बॉलीवुड में फैला कोरोना का खौफ। करण जौहर की पार्टी में शामिल 4 हस्तियां अब तक हो चुकी हैं संक्रमित। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के साथ करेंगे। कल दोपहर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद देर रात प्रधानमंत्री मोदी काशी में एक्शन में दिखाई दिए। सीएम योगी के साथ उन्होंने देर रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना किया तो विकास कार्यों का भी जायजा लेने रात के 1:15 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे कल का दिन रहा। देर रात का वक्त था, लेकिन जाग रही थी काशी, जाग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन भर के लंबे कार्यक्रम के बाद भी चेहरे पर थकान के निशान नहीं। देर रात जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण करने निकले तो गोदौलिया पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ में लोगों के बीच एक बच्चे पर पीएम मोदी की नजर पड़ी तो बच्चों के प्रति उनका प्यार जाग उठा। काफी देर तक वो बच्चों को दुलारते रहे और फिर आशीष देकर आगे बढ़ गए। रात की रोशनी काशी विश्वनाथ का वैभव देखते ही बन रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी इस अनुपम छठा को देर तक निहारते नजर आए। अपने सपने को साक्षात साकार देख रहे थे। यकीन करना मुश्किल था कि 33 महीने नामुमकिन सा दिखने वाला सपना साकार हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, सामने दिव्य मंदिर और उसे निहारते प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया, गौर से देखते रहे परिसर की दिव्यता को, दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी को, स्थापत्य के नायाब उपहार को। चलते चलते पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे तो कुछ देर वहीं ठहर गए। ललिता घाट से गंगा जल लेकर इन्हीं गलियारों से होकर पीएम मोदी कल दोपहर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। तब दिन में लोगों की भीड़ और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए वो पूरा गलियारा घूम नहीं पाए थे, इसीलिए रात का वक्त चुना गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता और बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं। देर रात गंगा घाट पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। स्मृति के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और नड्डा के साथ सीएम योगी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मनोहर लाल, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज इन मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी 4 घंटे विकास कार्यों पर मंथन करेंगे। सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के विकास कार्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे।
वाराणसी में पीएम मोदी के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी अचानक बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी में वक्त देखिए, रात के 1:13। पीएम मोदी और सीएम योगी मिशन मोड में रेलवे स्टेशन पर हुए विकास कार्य का जायजा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाने वाले इंडो वीआईपी आगंतुकों को देखकर हैरान थे। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर कल पहुंचे थे। कल सुबह 11 बजे से ही उनका व्यस्त कार्यक्रम था। बाबा काल भैरव की पूजा से शुरुआत हुई थी, फिर ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच और देर शाम गंगा आरती, लेजर शो। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम भी व्यस्त रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री के वाराणसी प्रवास का आज दूसरा दिन है। आज भी पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आज वो वाराणसी शहर और जिले के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। फिर बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 4 घंटे के सीएम सम्मेलन के बाद पीएम स्वरवेद मंदिर के योग वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे। वार्षिकोत्सव को संबोधित करने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 बजे का कार्यक्रम स्वरवेद मंदिर का, 1.5 घंटे यहां पर पीएम रहने वाले हैं, लगभग 3 बजे तक। उसके बाद मंदिर के नए भवन का लोकार्पण किया जाएगा। ये आज के उनकी शेड्यूल में शामिल है। योग वार्षिकोत्सव को संबोधित भी किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। और आज सुबह 9:30 बजे भी उनका कार्यक्रम है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं बीजेपी शासित राज्यों के। और साथ ही आज शाम को वापसी है दिल्ली की प्रधानमंत्री की। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बेहद व्यस्त कार्यक्रम आज का भी प्रधानमंत्री का है, लेकिन हाईलाइट दरअसल वो सीएम सम्मेलन रहने वाला है। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा इस सीएम सम्मेलन का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सभी वाराणसी के नेताओं से मिल रहे हैं, प्रभारियों से मिल रहे हैं। भूपेंद्र यादव यहां पर हैं और जो सीएम्स के साथ उनकी मीटिंग होनी है वो है गुड गवर्नेंस को लेकर। गुड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनको किस तरीके से ग्राउंड पे लेके जाना है, वो कैसे जल्द से जल्द लोगों को उससे बेनिफिट्स मिले और उसका फीडबैक, और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए संगठन को कैसे साथ लेके चलना होगा, ये सारी चीजें जो है इस गुड गवर्नेंस को लेकर जो बैठक होती है उसमें रहती है। और लगभग 5 से 6 घंटे ये बैठक चलती है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कहां तक वो जमीन पर लेके गए और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ संगठन और सरकार को लेकर कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है। और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर जोर हमेशा देते हैं कि देखिए, संगठन और सरकार को लेकर साथ चलना होगा, क्योंकि अगर आपको गुड गवर्नेंस दिखानी है तो उसमें संगठन की बहुत जरूरत होगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को यह भी कहते हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर जाके जायजा लीजिए कि किस तरीके से जो है लोग आपकी स्कीम्स का लाभान्वित हो रहे हैं और क्या फीडबैक है सरकार का। ये जब तक नहीं आएगा आपके शासन के अंदर मजबूती नहीं आएगी। और इसीलिए इस तरीके की बैठकें लगातार जो होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों की बैठकें तो लेते हैं, लेकिन पिछले कोविड काल के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अंदर ये बैठक ले रहे हैं। उससे पहले पार्टी दफ्तर में ये बैठकें हुई है या दिल्ली के अंदर ये बैठकें होती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्रियों का विश्वनाथ धाम में सपरिवार आने का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने आज सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके उत्तराखंड की उन्नति की दुआएं मांगी। तस्वीरें उस वक्त की जब ये दोनों यहां मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। माननीय मोदी जी के
प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। मैं समझती हूँ कि बाबा विश्वनाथ जी का ही आशीर्वाद है। आज उनके बुलावे के बिना कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। जो है भगवान का बुलावा था और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी जो है बाबा विश्वनाथ जी के जो है दर्शन करूँ, और आज जो है ये इच्छा मेरी पूर्ण हुई है और बहुत खुशी हुई। और बाबा जगन्नाथ, हमारे बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड के ऊपर बना रहे, और जो है संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से मैंने जो है पूरे उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की है। तो काशी को मिला है नायाब तोहफा। कल पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। शाम को वो गंगा आरती में शामिल हुए और भव्य लेजर शो का आनंद लिया। रात की रोशनी में वाराणसी की छटा अलग ही नजर आ रही थी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। दिव्य काशी, भव्य काशी। जगमगाते असंख्य दीपकों की अलौकिक रोशनी। गंगा घाट पर आरती का विहंगम दृश्य। वैदिक मंत्रों के उद्घोष और शंख ध्वनि से दशों दिशाएं गूंजती हुई। यही है काशी का कायाकल्प। पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं, कई बार यहां आ चुके हैं और गंगा आरती में शिरकत भी कर चुके हैं। लेकिन कल शाम की आरती खास थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद की पहली गंगा आरती, इसलिए इसकी दिव्यता कुछ और थी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधा। पूरी पृथ्वी से गंगा आरती की दिव्यता में चार चांद लगा रहे थे मनमोहक लेजर शो।
सनातन धर्म के संस्कारों की ऐसी झांकी कि मन मोह ले। काशी से देशवासियों ने भारतीय परंपरा और सभ्यता का अद्भुत स्वरूप देखा। रात जब जमा हुई तो 80 घाट पर हजारों दीप के पंक्तियों और रंगारंग आतिशबाजी ने सबका मन मोह लिया। यह आतिशबाजी काफी देर से चल रही है और लोग खुशियां मना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो वाराणसी के निवासी हैं, उनका कहना है कि कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में और खासतौर से वाराणसी में किया है, ऐसा काम आज तक देखने को नहीं मिला। ये बनारस का एक और रस है, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और भव्य। श्वेता सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक बयान से बीजेपी भड़क गई है। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा और इस पर बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर का रुख करेंगे। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज मोगा में अकाली दल और बीएसपी गठबंधन बड़ी रैली करने वाला है। रैली से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव में पंजाब में अकाली दल और बीएसपी की ही सरकार बनेगी। पिछले 100 वर्षों में पंजाब में कई बार राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल हुई है। यहाँ कई सरकारों को बर्खास्त किया गया है तथा इमरजेंसी भी लगाई गई है, लेकिन इस दौरान भी अधिकांश यहाँ अकाली दल ही पंजाब की आवाज बनकर खड़ा रहा है, जिसके लिए मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी व श्री सुखबीर सिंह बादल एवं अकाली दल के सभी लोगों को भी इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई भी देती हूँ। और आज इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पंजाब का सदैव मेरे हृदय में विशेष स्थान रहा है। दशकों से बहुजन समाज पार्टी व पंजाब के लोगों के मजबूत रिश्ते रहे हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले की करेंगे। ये हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमो रोड के पंथा चौक पर हुआ। हमले में 3 पुलिस वाले शहीद हो गए जबकि 12 घायल हुए। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले पस्त होने का सबसे ताजा सबूत है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये वही बस है जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकवादियों ने बस को रोकने के लिए टायर को निशाना बनाया और जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके इस बस को किस तरह से छलनी कर दिया। इस बस पर आतंकवादियों की गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। ये हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमोह रोड के पंथा चौक पर हुआ। इस हमले को साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद
घाटी में सबसे बड़ी आतंकवादी वारदात माना जा रहा है। बताया जाता है कि शाम 5:50 पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस अपने आर्मर्ड हेडक्वार्टर वापस जा रही थी। तभी पहले से घात लगाकर बैठे मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने इसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से 40 राउंड फायर हुए। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। यहाँ पर चारों तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का खून फैला हुआ है। बस के अंदर का भी हाल अलग नहीं है। यहाँ आतंकवादियों की गोलियों से टूटे कांच बिखरे हुए हैं, वहीं चारों तरफ खून फैला हुआ है। एक जवान का जूता भी यहाँ पर गिरा हुआ देखा जा सकता है। श्रीनगर के जिस जेवन इलाके में हमला हुआ वो काफी सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का आर्मर्ड हेडक्वार्टर होने के अलावा बीएसएफ का एक कैंप है जहाँ पर बीएसएफ के आईजी रहते हैं। सीआरपीएफ का बटालियन हेडक्वार्टर भी इसी इलाके में है। वहीं थोड़ी दूर पर सेना का 15वीं कोर मुख्यालय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। अधिकतर पुलिस कर्मियों के पास शील्ड और लाठियां थी। बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। शायद यही वजह है कि आतंकवादी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। जानकारों का मानना है कि आतंकवादियों पर भारी दबाव है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उन पर हमला करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि धारा 370 के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इस बात को गलत साबित किया जा सके कि 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में शांति लौटने लगी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 366 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं इसी दौरान 96 आम नागरिक और 81 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने दिया। लेकिन इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब भी कश्मीर में कोई पुलिस टुकड़ी की मूवमेंट होती है तो एरिया डोमिनेशन कर सुरक्षा दी जाती है। जहां पर हमला हुआ वहां पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और जेकेपी के कैंप हैं। इसीलिए यहाँ पर आमतौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए ये जो हमला हुआ है इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस वालों के पास उपयुक्त मात्रा में हथियार नहीं थे। पूर्व डीजी इस पर क्या कह रहे हैं? क्यों इस तरीके का हमला और इस तरीके के इनपुट्स आतंकवादियों के पास पहुंचे और पूरी प्लान तरीके से इस हमले को अंजाम दिया? दरअसल अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 भाग हैं। एक भाग वो होता है जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल है, जिसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहते हैं। लेकिन दूसरा जो रूटीन पुलिसिंग के लिए बल है, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो ट्रैफिक को देखते हैं, जो भीड़ भाड़ को संभालते हैं, वो टुकड़ी ये जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, जो दिन की रोजमर्रा ड्यूटी जो नौके नाकों पर और चौराहों पर होती है, उसके बाद वो वापस लौट रहे थे। जहां तक बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रूटीन के तौर पर जो वाहन हैं जिनमें पुलिस कर्मियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं हैं। और यहां पर भी जिस अंदाज से ये सुरक्षित इलाका था, जहां पर बहुत ही कम शक जताया जाता है, क्योंकि हर तरफ सुरक्षा एजेंसियों के बड़े बड़े मुख्यालय हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का अपना मुख्यालय हो या फिर सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के कई सारे जो हैं बटालियन हेडक्वार्टर आसपास हो, तो उस बीच कम ही शक जताया जाता था कि यहां पर जो है आतंकी हमला हो सकता है। तो जाहिर है कि उस लूप होल का फायदा उठाते हुए ये माना जा रहा है कि रैकी करके इस पुलिस बस को शाम के उस वक्त टारगेट किया गया जब पुलिसकर्मी शहर के अलग अलग हिस्सों से इस बस में बैठकर वापस अपने मुख्यालय को लौट रहे थे। इसके बाद एक बड़ी जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुरू तो कर दी गई है, साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं आज सुबह से ही श्रीनगर के कई इलाकों में काफी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि शक जताया जा रहा है कि इस तरह की आतंकी वारदात कश्मीर में और भी हो सकती है। यही कारण है कि जगह जगह पर तलाशियां ली जा रही हैं, वाहनों की, लोगों की, और साथ ही साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद पूरे श्रीनगर शहर के साथ साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी कर दी गई है। क्योंकि अगर पिछले 4 दिन के दौरान देखें, दूसरा ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर पुलिस पर है। इससे पहले शुक्रवार को बांडीपोरा में पुलिस पार्टी पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए। उसके बाद कल शाम को जो हमने ये देखा कि जेवन के पास जो ये हमला हुआ है उसमें अब 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है, जबकि 11 घायल है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मुंबई की करेंगे, जहां पर कोरोना का खौफ लौट आया है। मुंबई में कोविड के एक हाई प्रोफाइल मामले ने सबको चिंता में डाल दिया है। दरअसल अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद अब बीएमसी ने उन लोगों की ट्रेसिंग तेज कर दी है जो करीना कपूर और अमृता की पार्टी में शामिल हुए थे और उनके कॉन्टैक्ट में आए थे। लंबे कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से माया नगरी में रौनक लौटी थी। पार्टियों का दौर शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर बॉलीवुड पार्टियों पर खौफ का साया पसर गया है। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर कोविड पॉजिटिव, अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव। जी हां, पिछले हफ्ते बॉलीवुड की कुछ पार्टियों में शामिल रही करीना और अमृता कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और उनके कोविड संक्रमण ने बीएमसी की नींदें उड़ा दी हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक ये दोनों अभिनेत्रियां कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पार्टियों में शामिल हुईं, जिसकी वजह से इनके सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है। हालांकि करीना के प्रवक्ता ने इन आरोपों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि करीना ने लापरवाही बरती, ये कहकर उन्हें दोष देना ठीक नहीं। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता है। बताया जाता है कि पिछले हफ्ते करीना और अमृता ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर करण जौहर के घर हुई पार्टी में पहुंची थी। इस पार्टी में सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की पत्नी सीमा खान मौजूद थी। उन्हें हल्के लक्षण थे। टेस्ट हुआ तो 11 दिसंबर को सीमा खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद करीना और अमृता ने अपना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गई। पार्टी में मौजूद संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी पॉजिटिव आई हैं। अब बीएमसी उन तमाम पार्टियों में शामिल लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है जिसमें करीना और अमृता शामिल हुई थीं। करीना और अमृता के संपर्क में आए कई लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जा चुका है। इनकी रिपोर्ट आज आएगी। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। सोमवार को भी 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामले 20 हो गए हैं, जबकि पूरे देश में ओमिक्रॉन के 40 केसेस हैं। मुंबई में 5, पिंपरी चिंचवाड़ में 10, कल्याण डोंबिवली में 1, पुणे MC में 2, नागपुर में 1। इनमें से 9 को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय के साथ अनीता ब्रेटो, मुंबई आज तक। अब आपको स्पेन के एक ज्वालामुखी की तस्वीरें दिखा देते हैं। अचानक हुए एक्टिव इस ज्वालामुखी में अब लावा निकल रहा है और स्पेन से दरअसल ये तस्वीरें आई हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पहली बार कैमरे पर नजर आए। क्या है उनके फ्यूचर प्लान्स, आप भी सुनिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। शादी के बाद तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पटना पहुंचे। इस वक्त दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तेजस्वी जी, बात उठ रही है कि बहुत सिंपल शादी की और किसी को कानों कान खबर नहीं। क्या वजह थी इतनी सिंपल और छुप छुपा के शादी करने की? नहीं, कोई छुप छुपा के नहीं, बाकायदा दोनों परिवारों के साथ जो है उनके आशीर्वाद से जो है ये शादी संपन्न हुआ है। और उसके बाद पहले से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार आकर के बहू बहुत जो है रिसेप्शन जो है वो लोगों के बीच दिया जाएगा। समय कम था क्योंकि खरवास होने वाला था और इतनी जल्दी डिसीजन हुई कि तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो इसलिए बाद में हम लोगों ने सोचा कि बाद में रिसेप्शन दे करके जो लोग हैं केवल अभी परिवार के लोग ही जो हैं उसको न्योता दिया जाएगा। परिवार में भी जो
जैसे मेरी जितनी बहनें हैं, उनके इन लॉज हैं या हमारे बड़े भाई हैं, बस उनको ही न्योता दिया गया। रिचल राजश्री, आप को था कि इतनी सिंपल शादी हो, परिवार के लोग ही शामिल हों? बिल्कुल, हमेशा से यही चाहते थे, एक बस फैमिली जो अपने लोग हैं वो यहाँ साथ में रहे, ऐसे आशीर्वाद दे बड़े। किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा के लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। इतने लोग थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि बुलाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल परिवार के लोग ही, बहुत छोटी सिंपल शादी। कोरोना की वजह से हुई, क्या वजह रही? सारे रीजंस में, अभी कोरोना का नया वेरिएंट भी आया था और सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ। आपको भी पता है, लगन में कहीं कोई जगह भी नहीं मिलती। और आप ही बताएं, अगर सब लोगों को बुलाया जाता तो दिल्ली में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग सारे फिट हो पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी सिर्फ परिवार के बीच रखा जाए, बाद की जो रिसेप्शन है, क्योंकि जो बहु भोज है वो भी एक विवाह का जो है अंग है, पार्ट है। लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, ना मीडिया को खबर हुई। एक दिन पहले पता चला कि आपकी एंगेजमेंट और शादी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, किसी को पता नहीं, आपके नजदीकी लोगों को पता नहीं। ऐसी क्या वजह थी? शादी होगी तो बाद में पता चलेगा ही, हम इसको थोड़ी ना छुपा के रखेंगे। जाहिर सी बात है, शादी होना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सीक्रेट इसको रखा जाए, बाद में जो है लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि आप मीडिया के जरिए जो है बहुत लोगों को सूचना मिलती है, और आपने भी लास्ट विवाह तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई। तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेस जो है वो देने का मौका किया। वरना अगर सब लोगों को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तो सब लोग जो है उनके होस्ट में ही लगे रहते हैं, तो परिवार को आपस में बैठ करके बात करने का जो समय जो है वो नहीं मिल पाता। राशिद जी, आपको क्रिकेटर के तौर से, आप पुराने जानते हैं एक दूसरे को, तो क्रिकेटर के तौर पे आपने पसंद किया था, आप तो विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको भी एक राजनेता के साथ शादी करके? पर्सनली अच्छा ही लगता है सब। क्रिकेटर के तौर पे ठीक थे या राजनेता के तौर पर? मैं पर्सनल लेवल से हमारा वो है अच्छा, आप बताइए कितना पुराना जानते हैं आप? कहा जा रहा है कि आप स्कूल टाइम से साथ पढ़ते थे, तब से एक दूसरे को जानते हैं, तब से आपकी दोस्ती थी। नहीं, अब कहा जा रहा है, हाँ, लंबे समय से हमारी जान पहचान था, दोस्ती थी। और पिताजी ने पूछा शादी करना है तो कोई लड़की है तो बताओ, तो हमने बताया, उनको मिलवाया, उनको पसंद आई, दोनों परिवार मिले और झटपट तैयार हो गए सब। नहीं तो कब बताया आपने? बहुत पहले ही बता दिया था या बाद में कहा लालू जी ने, राबड़ी जी ने कि शादी करनी है आपकी, तो आपकी समझ में कोई लड़की है या हम ढूंढे कोई, तो आपने कब बताया उनको? नहीं, अब ऐसे नहीं, बट हिंट तो उनको था, तो हमने बताया भी था पहले भी जब पूछे। फिर अभी आप जान रहे हैं कि बिहार का चुनाव भी बीच में आ गया था, तरह तरह की कोरोना भी था, तो उस वजह से थोड़ा डिले वगैरह। तो लालू जी और राबड़ी लालू जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और हम लोगों के साथ भी नहीं थे, रांची में थे, आप सब लोगों को पता है। तो समय का इंतजार था, अब जब समय मिला तो सब कुछ हो गया। दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हो गई है। मौत ब्रिटेन में हुई है। भारत में भी ओमिक्रॉन के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कुल 20 मामले हो गए। यह है दिल्ली का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। कोविड की दोनों लहरों के दौरान इस सेंटर में बड़े पैमाने पर इलाज हुआ और अब जब ओमिक्रॉन के खतरे का अंदेशा बढ़ रहा है तो एक बार फिर आईटीबीपी द्वारा संचालित इस सेंटर पर तैयारियां चाक चौबंद की जा रही। यहां 500 ऑक्सीजन बेड्स पहले से मौजूद थे। सोमवार को 150 वेंटिलेटर बेड्स भी ऑपरेशनल कर दिए गए। पीएम केयर्स फंड से उपलब्ध कराए गए इन वेंटिलेटर बेड्स में जीपीएस भी लगे हुए हैं। देखिए, उस समय हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही तैयारियों के साथ इसका संचालन दोबारा शुरू किया था
और लगभग दूसरी लहर के बाद जब हमने इसे स्थापित किया जून जुलाई के आसपास इसी वर्ष, वहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन रिफिलिंग की भी पूरी व्यवस्था रखी हुई है। तो निश्चित रूप से जो भी बेड्स हैं वहां ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी लगातार मैं कहूंगा जुलाई के बाद से कोई कमी नहीं है। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो अब वो स्थिति दोबारा शायद ही आएगी। और निश्चित रूप से जो हमारे पास 150 आईसीयू बेड्स हैं वो बहुत ही मैं कहूंगा इक्विप्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं और उस पर हम लोगों ने काफी सारे मरीजों को ट्रीटमेंट भी दिया है। तो वो सारी तैयारियां हैं। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जैसी सुविधाएं तैयार होना भरोसा तो देता है, लेकिन दुनिया के हालात बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है। 63 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन से पहली मौत हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि कर दी है। Sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations and sadly at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पहचाना गया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में बुरी तरह फैल गया है। एक स्टडी के मुताबिक अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो यूके में अप्रैल तक 25,000 से लेकर 75,000 मौतें हो सकती हैं। हालांकि अभी इस स्टडी की समीक्षा नहीं हुई, लेकिन स्टडी साफ चेता रही है कि ओमिक्रॉन पर लापरवाही का जोखिम मोल नहीं लिया जा सकता। ब्रिटेन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने के अंत तक यानी दिसंबर के अंत तक वहां पर कम से कम 1 लाख ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ओमिक्रॉन का कहर पहले साउथ अफ्रीका में दिख रहा था, अब यूनाइटेड किंगडम में भी दिखने लगा है और इसके बावजूद भी भारत ने अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसीलिए हो सकता है कि कई केसेस भारत में अब दिखाई दे। Big as India, where hundreds of millions of individuals are not fully vaccinated, even if there is a large surge, a large wave of mild infections that require a small percentage of people to get hospitalized, that can overwhelm our health system. वैसे तो भारत में ओमिक्रॉन के मामले अभी इक्का दुक्का ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर आंख नहीं मूंदी जा सकती। आयरलैंड से लौटे 34 साल के व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि ने आंध्र प्रदेश में भी इसकी दस्तक दे दी। इससे पहले ओमिक्रॉन के 38 मरीजों की भारत में पुष्टि हुई है। मिलन शर्मा और स्नेहा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और बात स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट की। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप में ज्वालामुखी पिछले 85 दिनों से आग उगल रहा है। 19 सितंबर को ला पाल्मा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जब ज्वालामुखी विस्फोट का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। ये सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से निकल रहे लावा से अब तक करीब 3,000 इमारतें नष्ट हो चुकी।